everyone, welcome back to my channel. So again myself Soma Chakravarti in front of you with new topic, new series and yes with new message to students and society as well. तो जो आप आज का जो टॉपिक है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, जो कि क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए है, सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए है। उनका जो बुक है बीहाइव, उनका एक चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, नाम से ही वी कैन क्रैक दैट अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। तो ये जो सारांश है और ये जो चैप्टर है ये ट्रूली बेस्ड है आइंस्टाइन के ऊपर, और इन्हीं के बायोग्राफी में से इस चैप्टर को, इस सेक्शन को उठाया है और थोड़ा बहुत रीडर्स को ये कन्वे करने के लिए ट्राई किया है कि सिर्फ और सिर्फ ये जो इंसान थे आइंस्टीन, वो सिर्फ और सिर्फ इंटेलेक्चुअल से तो राजा थे ही, साथ में इनका जो एक मन था, इनका जो एक माइंड था वो बहुत ही अच्छा था, ह्यूमैनिटी से भरा था। वो पीस पसंद करते थे, वायलेंट पसंद नहीं करते थे। मतलब बोला जाए तो बिल्कुल कुल मिलाकर जो तालमेल था इंटेलेक्चुअल और एक ह्यूमैनिटी का, एक अच्छे इंसान का, तो वो बहुत ही बेहतरीन इंसान इस लेवल पे बोले जा सकते हैं, क्योंकि इनका जो बैलेंस था बिटवीन इंटेलेक्चुअल एंड ह्यूमैनिटी इज़ टू गुड। तो उसी पर आधारित ये वाला जो चैप्टर है, जिसका आज हम लोग समरी पढ़ेंगे। आई एम अगेन रिपीट एंड अगेन रिक्वेस्ट टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 सीबीएसई कि वो इस समरी को गो थ्रू करने से पहले प्लीज़ वो एनसीईआरटी बिहेव का चैप्टर गो थ्रू करे, सो दे कैन इजीली रिलेट टू दिस समरी टू दैट चैप्टर, करेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो आज हम लोग का सीरीज़ है, और आज हम लोग का जो चैप्टर है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, विच इज़ बेस्ड ऑन एल्बर्ट आइंस्टीन। Summary of a truly beautiful mind, a truly beautiful mind summary. This chapter is about Albert Einstein. As I told you earlier, जो chapter है वो based upon है Albert Einstein के. The title of a chapter, a truly beautiful mind, refers to Albert Einstein as he was a greatest scientist. ऑल आर वी नो कि जो अल्बर्ट आइंस्टीन है वो बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे। साइंटिस्ट ही नहीं, इसका जो चैप्टर का जो थीम है वो यही है, द बैलेंस बिटवीन इंटेलेक्चुअल एंड ह्यूमैनिटी। ऑल दो हम लोग को मालूम है कि ये बहुत बेहतरीन साइंटिस्ट थे, इन्होंने थियरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, विच इज़ E=mc²। मोर ओवर दिस चैप्टर इज़ अ शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ हिज, और ये जो चैप्टर है ये छोटा सा बायोग्राफी है उनके लाइफ पर, वेर दे हाईलाइट सम ऑफ हिज क्वालिटी। जहाँ पर इंटेलेक्चुअल तो सब जानते हैं, लेकिन उनके अंदर की क्वालिटी वो और क्यों जाने जाते हैं उनके बारे में। और ये इतने पूरे, मतलब ऐसा कोई नहीं है साइंस की बात आए और इनका नाम ना आए, ये इम्पॉसिबल सा है। Also, the chapter shows Albert's interest in mathematics and physics and his ordinary human attribute. However, the title A Truly Mind may let you wonder how a scientist's mind can be beautiful. कि एक साइंटिस्ट का जो माइंड है वो कैसे ब्यूटीफुल हो सकता है, ये चैप्टर आपको कन्वे करेगा। It is because in this lesson we get to know about another aspect of his life. क्योंकि इस चैप्टर में अब तक तो हम लोगों ने सुना कि वो बेहतरीन साइंटिस्ट थे, उनका इंटेलेक्चुअल पावर काफ़ी अच्छा था, लेकिन आज का जो हम लोग का है वो अब हम लोग जानेंगे इनका जो अंदरूनी जो एट्रीब्यूट था कि ये इंसान कैसे थे रियलिटी में वो। मोर ओवर ही एडवोकेट्स वर्ल्ड पीस, उन्होंने विश्व शांति की एडवोकेसी करी थी कि भाई वर्ल्ड पीस हो, नॉन वायलेंस हो इन हिज एंटायर लाइफ। अपने पूरे लाइफ के दौरान जो भी इनका लाइफ साइकिल रहा, उस लाइफ साइकिल में उन्होंने वर्ल्ड पीस की कामना करी, साथ में नॉन वायलेंस भी। दैट्स वाई द टाइटल रेफर्स टू हिम एज अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। इसीलिए इसका जो टाइटल है वो इस प्रकार से है कि ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड समरी। अब जो इतना तो थीम था, और अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे समरी इस चैप्टर का। In 14 March 1879, Albert Einstein was born in the German city of Ulm. Until the age of 2.5 years, he couldn't speak. और 2.5 साल के एज तक वो कुछ बोल नहीं पाते थे। And when he began speaking, then he spoke every word twice. और जब उन्होंने बोलना स्टार्ट किया तो वो हर एक बात को 2-2 बार बोलते थे। इन चाइल्डहुड हिज प्लेमेट कंसिडर हिम टू बी बोरिंग। और इनके जो प्लेमेट थे वो इनको कंसिडर करते थे कि एल्बर्ट जो है ना वो बहुत बोरिंग किस्म का है, बार बार एक ही वर्ड को यूज़ करे। पहले तो 2.5 साल तक कुछ बोल ना पाए, और जब बोले तो भाई एक एक वर्ड को सबको थोड़ा सा इरिटेट लगता है, सबको थोड़ा सा बोरिंग लगता है। तो जो उनके जो क्लासमेट थे वो क्या कंसिडर कर दिए थे एल्बर्ट को कि वो बोरिंग है।
हिज मदर ऑल्सो थॉट दैट ही वॉज क्रेजी। उनकी मम्मी भी सोचती थी कि शायद मेरा बच्चा थोड़ा सा पागल टाइप का है, बिकॉज ऑफ द abnormally लार्ज साइज ऑफ हिज हेड, क्योंकि उनका जो हेड था वो काफ़ी बड़ा था, मतलब एज कंपेरिजन टू जो नॉर्मल ह्यूमन बींग का जो हेड होता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो हेड था वो थोड़ा सा उस अमाउंट में बड़ा था। द हेडमास्टर ऑफ हिज स्कूल रिगार्ड हिम एज स्टूपिड एंड गुड फॉर नथिंग। और उनके जो हेड मास्टर थे स्कूल के, वो उनको स्टूपिड मानते थे और उनको मानते थे कि वो गुड फॉर नथिंग है। बट देन ही प्रूव्ड ऑल ऑफ देम रॉन्ग, और उन्होंने सबको गलत प्रूव किया। When he was 6, on his mother's instance, he learned to play the violin and become a skillful violinist. और उनके मदर के अप्रोच के कारण, उनके मदर के ज़िद के कारण उन्होंने वायलिन सीखना स्टार्ट किया और वो स्किलफुल वायलिनिस्ट बने। हिज फैमिली शिफ्टेड टू मुनिच व्हेन ही वाज 15, और जब वो 15 साल के थे तब वहाँ उनकी जो फैमिली थी वो मनिच में सेटल डाउन हुई। बट देयर ही फील्स अनकम्फर्टेबल विद द स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ऑफ द स्कूल, सो ही लेफ्ट इट। और उनको स्कूल में डाला गया, लेकिन उस स्कूल का जो डिसिप्लिन था वो काफ़ी टफ था, काफ़ी रिजिड था, डिसिप्लिन भरा था, जिसके कारण जो स्कूल थी वो एल्बर्ट को रास नहीं आ रही थी और उन्होंने अल्टीमेटली क्या करा, उस स्कूल को छोड़ दिया। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्कूल ही गेट्स एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक। और जब उन्होंने उनका जो स्कूल था, स्कूलिंग जब ख़त्म हुआ तो उन्होंने एडमिशन लिया कहाँ पर, यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक में उन्होंने एडमिशन लिया। बिकॉज द एटमॉस्फेयर इन द यूनिवर्सिटी वॉज मोर लिबरल। अब जैसा कि हम लोग को मालूम है कि जो एटमॉस्फेयर होता है यूनिवर्सिटी का या फिर कॉलेज लेवल का, वो थोड़ा सा लिबरल होता है, थोड़ा सा क्या अच्छा खासा लिबरल होता है, तो इनको वैसा एटमॉस्फेयर मिला लिबर्टी वाला। एंड दे एक्सेप्ट न्यू आइडियाज़ एंड कंसेप्ट। और वहाँ क्या होता था कि न्यू आइडियाज़ एंड न्यू कंसेप्ट एक्सेप्ट होता। बिसाइड ही हैज़ मोर इंटरेस्ट इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। और लेकिन इसके बावजूद उनका जो इंटरेस्ट था, शुरू से हम लोग देख रहे हैं कि उनका जो इंटरेस्ट था वो फिजिक्स और मैथ्स में बहुत ज़्यादा था। ऑल्दो नॉर्मल जो स्टूडेंट्स हैं वो फिजिक्स और मैथ्स से भागते रहते हैं, आमतौर पर मोस्टली जो बच्चे हैं मैंने देखा है कि वो मैथ्स के नाम से इतना डरते हैं, मतलब मैथ्स लाइक अ मॉन्स्टर, ऐसा भी बोलते हैं, मैथ्स इज इक्वल्स टू मॉन्स्टर। बहुत सारे बच्चे ऐसा कंसिडर करते हैं, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन का फेवरेट सब्जेक्ट ही लोग जिससे भागते हैं वही उनका फेवरेट सब्जेक्ट था, फिजिक्स एंड मैथ्स। एट द यूनिवर्सिटी ही मेट अ फेलो स्टूडेंट मेल्वा मैरिक। और अपने जब वो यूनिवर्सिटी गए ज्यूरिक वाला, तो वहाँ पर उनका एक फेलोमेट के साथ मुलाकात हुई जिनका नाम था मिलेवा मैरिक। शी वॉज इक्वली क्लेवर एंड इंटेलिजेंट। और वो क्या थी, बिल्कुल उनके ही तरह क्लेवर भी थी और इंटेलिजेंट भी थी। आफ्टर वर्ड दे मैरिड। और थोड़े देर बाद, कुछ ही दिनों बाद उन्होंने शादी कर ली दोनों ने। एंड हैड 2 सन्स। और उनके 2 बच्चे भी हुए। बट अनलिकली देयर मैरिज डिडंट लास्ट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका जो शादी था वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं चल पाया और बाद में वो स्प्लिट हो गए इन द ईयर 1919 में। सब्सिक्वेंटली आफ्टर फिनिशिंग हिज एजुकेशन, और जब उनका एजुकेशन फिनिश हुआ, एल्बर्ट आइंस्टीन वर्कड एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस एट बर्न। और वो एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में काम करने लगे। ऑल्सो देयर ही सेक्रेटली वर्कड ऑन हिज आइडिया ऑन रिलेटिविटी। और साथ में उनका जो मोटिव था, जो वो चाहते थे करना, जो वो मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते थे, क्योंकि उनका सब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, तो उनका सब्जेक्ट बोला ना, जो मोस्टली बच्चे भागते हैं वो उसका फेवरेट था। उनका जो हेड का स्ट्रक्चर था वो थोड़ा सा बड़ा था। उन्होंने सबको गलत प्रूफ कर दिया था। और वो क्या कर रहे थे, एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट काम करते करते वो सीक्रेटली अपना जो थियरी, जो रिलेटिविटी की थी, उस पर काम कर रहे थे। ही पुट आउट हिज पेपर ऑन द स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। और उन्होंने पेपर में पब्लिश भी करा अपने थियरी को, विच फॉलोज बाय द वर्ल्ड पॉपुलर इक्वेशन इज ई इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। कौन नहीं जानता इसको, इस इक्वेशन को सारे मतलब जिसको भी थोड़ा सा भी इंटरेस्ट होगा या फिर थोड़ा सा क्यूरियस होगा, तो ई इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर वो जानेगा ही जानेगा। In addition, he also published his paper on general theory of relativity in 1915। और 1915 में उनकी जो थियरी थी वो पब्लिश हुई। दिस गेव एन एब्सोल्यूट न्यू डेफिनेशंस टू द कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटी। और ये जो मतलब ये जो रिलेटिविटी थी, ये कुछ एक अलग ही मतलब पहचान में ले गई, एक अलग ही आयाम में ले गई। किसको, ग्रेविटी की थियरी को। यानी कि ग्रेविटी के थियरी का एक्सटेंशन था रिलेटिविटी, और जो बाउंड हो गया था ग्रेविटी का थियरी, वो इन्होंने एक लार्ज एक्सटेंट तक लेके गया थियरी ऑफ रिलेटिविटी के सहारे।
ऑल्सो दिस थियरी मेक्स हिम अ फेमस फिगर, और ये थियरी इनको एक बड़ा पहचान दिया, एक रुतबा दिया, और तब से आइंस्टाइन जो बिल्कुल मतलब जाने तो जाते थे तब भी, लेकिन इसके बाद उनकी एक अलग पहचान हो गई. During the solar eclipse of 1919, his theory came out as a accurate and changed physics. और जब सोलर एक्लिप्स हुआ तो 1919 में इनकी जो थियरी थी वो बिल्कुल एक्यूरेट साबित हुई. When Nazi came to power in Germany, he immigrated to the USA. He does so because he didn't want his research and findings to be used for destructions. और वो नहीं चाहते थे, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, जो यूएसए था उसने जो बम था उसको फेंका था हिरोशिमा नागासाकी में. तो इनका जो था कि ये चाहते थे कि भाई उनका जो रिसर्च है, उनका जो एक्सपेरिमेंट है वो किसी डिस्ट्रक्शन में ना काम आए. Further, when Germany discovered the principle of nuclear fission in 1938, he was first person to write to America president about the dangers of atomic bomb. और ये ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसके ये जो डेंजर मतलब ये न्यूक्लियर फिजन का जो डेंजरस सिचुएशंस वो देख पा रहे थे, जो कंसिक्वेंटली जो कॉन्सिक्वेंस हो सकते थे, जो रिजल्ट्स हो सकते थे, वो एक एनालाइज करके उन्होंने अमेरिका के प्रेसिडेंट को लेटर लिखा और सब कुछ बताया कि ये कितना डेंजर हो सकता है, कितना हार्मफुल हो सकता है. Moreover, in 1945, at the end of the Second World War, डायरेक्ट बोल सकते हैं, when America threw down the atom bomb on Hiroshima and Nagasaki, as I told you कि उन्होंने बम गिराया था हिरोशिमा नागासाकी में, he was deeply hurt, और उनको बहुत बुरा लगा कि बिना किसी मासूम लोगों को आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आप उन पर एटॉमिक बम से फायर कर सकते हो. ऑल्सो ही राइट्स अ लेटर टू यूनाइटेड नेशंस, और उन्होंने यूएनओ को वो लेटर भी लिखा फॉर वर्ल्ड गवर्नमेंट सो इट कैन प्रिवेंट रीअकरेंस ऑफ सच डिस्ट्रक्शंस. और उन्होंने ऐसा रिक्वेस्ट भी किया कि फिर से ऐसा इंसिडेंट्स कभी भविष्य में नहीं दोहराया जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग को ये मालूम है कि आज भी हिरोशिमा नागासाकी के जो जनरेशन्स हैं वो फिजिकली डिसेबल्ड हैं, हैंडीकैप है, कोई ब्रेन के तौर पे, कोई हाथ कोई पैर कोई कुछ, मतलब किसी ना किसी रूप से वो डिसेबल्ड ही हैं. अब तक वो इम्पैक्ट देखने को मिलता है. तो ये यही चाहते थे कि फिर से जो हुआ वो फिर से कभी रिपीट ना हो, तो इसके लिए भी उन्होंने लेटर लिखा था और अपील भी करी थी. इन लास्ट डेज ही स्पेंड मोस्ट ऑफ इट इन पॉलिटिक्स, और अपने लास्ट दिनों में इन्होंने जो अपना टाइम पीरियड था वो पॉलिटिक्स में बिताया, एडवोकेटिंग वर्ल्ड पीस एंड डेमोक्रेसी, जिसमें उनका जो एम्फसाइज था वो वर्ल्ड पीस पे था और डेमोक्रेसी पे था. The great scientist died at the age of 76 in the year 1955. और ये जो ग्रेट साइंटिस्ट है इनकी जो मृत्यु हुई वो एज ऑफ 76 में हुई, इन द ईयर 1955 में हुई. तो भाई इसका कंक्लूजन क्या है? भाई जब कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है तो कंक्लूजन भी बनता है. A truly beautiful mind is a summary of biography of famous scientist Albert Einstein. The story portray the other side of his life. Yes, इंटेलेक्चुअल को छोड़कर इनका जो अंदरूनी जो एट्रीब्यूट था कि ये इंसान कैसे थे, बाई पर्सनल, उसके ऊपर था. दैट ही कंसर्न एंड प्रोमोट ह्यूमन वेलफेयर. और इनका जो हम लोग जो समझ पाए, जो देख पाए, जो ऑथर कन्वे करना चाहता था रीडर को, वो ये था कि अच्छे माइंड के साथ उनके पास अच्छा दिल भी था, जो एक ह्यूमन का होना चाहिए, जो ये प्रमोट करे वेलफेयर. And that is the reason why the title of a story is A Truly Beautiful Mind. और इसीलिए स्टोरी का जो टाइटल है वो इस प्रकार है, A Truly Beautiful Mind. तो भाई जो मैसेज है वो क्या देना चाहता है? This account of life and personality of famous scientist Einstein gives us message that a beautiful mind possesses not only innovative ideas but also makes sincere efforts to use these ideas for well-being of mankind. कि भाई एल्बर्ट आइंस्टीन ये बताना चाहते हैं कि जो ब्यूटीफुल माइंड होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इनोवेटिव आइडियाज़ को जनरेट करने के लिए नहीं होता है, बट ये क्या करता है, ये सिंसियर बनाता है एफर्ट करने के लिए. यूज़ वो जो आइडियाज़ है जो जनरेट हुए थे इंटेलेक्चुअल रूप से, उनको वेलबिंग में इम्प्लीमेंट करने के लिए, ह्यूमैनिटी में इम्प्लीमेंट करने के लिए, मैनकाइंड बनने के लिए उसमें मदद करता है. यानी कि सीधा सीधी बोलूँ तो एक ह्यूमन बींग जो बींग ह्यूमन में मदद करता है बनने के लिए. यानी कि भगवान ने हम लोगों सबको भेजा है इंसान बना के, लेकिन इसमें हम लोग कितना बेहतरीन कर सके ये हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है. तो मुझे लगता है कि सबको ये जो स्टोरी है ये काफ़ी पसंद आया होगा. होप यू ऑल आर एंजॉयड दिस समरी.
जिसका जो मैसेज है वो भी, और जो इस चैप्टर का थीम है वो भी। तो भाई हम लोग को इससे क्या पता चला कि जो इंसान का दिमाग इतना अच्छा था, वो इंसान बाई पर्सनल भी उतना ही अच्छा था। दैट्स वाई जो स्टोरी का जो थीम है और जो चैप्टर का जो नेम है, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, इसी के ऊपर रखा गया था। होपफुली यू लाइक द सेशन। थैंक यू।